हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके लिए ये चैनल जो टॉपिक है अगर हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद मैनेजमेंट कितना रोल प्ले करता है लाइफ में हर जगह, स्पेशली इन बिजनेस फील्ड। देन लेट्स डिस्कस इन विच मैनेजमेंट सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। एंड यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों कहीं ना कहीं यहाँ पर होते हैं, एक से ज़्यादा 2 एंड मोर पीपल्स होते हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम हो रहा होता है और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज कैसे करना है ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की सारी चीज़ें पार्ट होती हैं। सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी वेयर कलेक्टिव एफर्ट आर डन बाय पीपल, बाय पर्सनल्स। सो ग्रुप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करते हैं समथिंग डिफरेंट इन ह्यूमन एफर्ट के माध्यम से ही हम सारे कहीं ना कहीं चीज़ें कंप्लीट कर पाते हैं। एंड क्वेश्चन कहीं ना कहीं अराइज ये भी होता है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेदर ऑल द पर्सनल्स कंप्राइज अ पर्टिकुलर ग्रुप ह्यूमन ग्रुप आर कॉम्पिटेंट इनफ टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ और नॉट। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज होता है। तो सिंपल सा आंसर ये है इसका कि जहाँ पर डेफिनेट प्लानिंग होगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्क का, एंड डायरेक्टिंग कैसे कर रहे हैं सारी एक्टिविटी के लिए, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे लीड करा जा रहा है सारे एक्टिविटीज़ के लिए, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर कि आप सक्सेस प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस प्राप्त करेगी नहीं करेगी, कैसे मैनेज करा जा रहा है सारी चीज़ों के लिए, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पर। तो सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, जब तक ये चीज़ें प्रॉपर मैनर में कंट्रोल परफॉर्म नहीं करी जाएंगी तब तक कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त नहीं करी जा सकती। सो दीज कहीं ना कहीं यही चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है मैनेजमेंट में। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट इज़ सिंपली द प्रोसेस of decision making and control over the action of human being for the express purpose of attaining predetermined goal को अचीव करने के लिए हम कहीं ना कहीं डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं उससे पहले, और प्लानिंग से पहले हम डिसीजन लेते हैं तभी हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डायरेक्टिंग कैसे करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं डिसीजन के माध्यम से कर पाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले डिसीजन की बात करी। सो मैनेजमेंट is unique process, distinct process which consists of planning, organizing, directing, controlling and to determine the accomplished objectives by the use of people and resources। कहीं ना कहीं people और resources का बहुत ज़्यादा मेन योगदान रहता है किसी भी बिजनेस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। सो इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर काम करता है, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, इस सारे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बिहाफ पर मैनेजमेंट वर्क करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई टॉक। अगर हम बात करें मैनेजमेंट जो है, अगर उसके फीचर की बात करें तो फीचर क्या क्या है मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इन विच फर्स्ट फीचर ये है सिंपल सा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच फील्स दैट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं मैनेजमेंट में, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं, और प्रोसेस के माध्यम से हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर यूटिलाइजिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड मटेरियल
रिसोर्सेज जो होते हैं, ह्यूमन भी एक तरह से कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की तरह काम करा जाता है, ह्यूमन को ट्रीट करा जाता है रिसोर्सेज की तरह इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम मैनेजमेंट फील्ड में बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं इनको इफ़िशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ करना फर्स्ट प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम अचीव कर पाते हैं प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस विच मीन्स अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। सो इसलिए ये काफ़ी हम कह सकते हैं ट्रू है एज फार एज मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड, बिकॉज अ मैनेजर एट वॉट एवर level of management he may happen to do that things. So for performing these functions in the same sequence, process is must in management. So management, that's why we can say management is the process which is brought into play to ensure maximum utilization as friends of resources, which is very important factor in management. So that's why we can say management is a process. Next feature is that which is management is as a profession. Management कहीं ना कहीं प्रोफेशन की तरह ट्रीट करा जाता है. Why? Let's discuss. Management is a well defined body of knowledge. कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ नॉलेज है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको प्रोफेशन से ट्रीट करते हैं. एंड रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर. और न्यू जो पीपल होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो यहाँ पर हायर करे जाते हैं. एंट्रेंट्स बोल सकते हैं हम. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स. मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं. लॉ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है लॉ का. दैट कैन टाउट अ सीक्वेंस डिसिप्लिन. देयरफॉर वी कैन से इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन. नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है. वाई? लेट्स डिस्कस इन विच मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमेशा कंटिन्यूस मैनर में नीड पड़ती है, हमें सॉल्यूशन निकालना होता है प्रॉब्लम्स का. तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती रहती हैं, तो उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कंटिन्यूस मैनर में काम करना होता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. सो हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है बिजनेस में सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये फीचर है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस. नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल स्किल. वो इंटेंजिबल स्किल कैसे है? इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि हम इसको सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. मैनेजमेंट इज़ सच टाइप ऑफ स्किल विच कैन नाइदर बी टच्ड नॉट सीन. ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं इसके लिए बाय नेक्ड आइज. सो वी कैन ओनली फील इट. हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं बाय रिजल्ट. जैसा रिजल्ट निकलेगा उसके माध्यम से हम फील कर सकते हैं. बट इट कैन बी टेस्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ वर्क डन. इट मीन्स दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज़ एक्सपीरियंस्ड. सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ओनली थ्रू द रिजल्ट. मैंने थोड़ी देर पहले बताया रिजल्ट के माध्यम से हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एफर्ट जो भी होते हैं, परफेक्ट सिस्टम होता है, उसके माध्यम से हम सिर्फ फील कर सकते हैं. सो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के माध्यम से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्वालिटी प्रोडक्शन के माध्यम से. सो देयरफॉर वी कैन से मैनेजमेंट इज सेड टू बी स्किल्ड व्हेन इट अचीव्ड सक्सेस इन इट्स परस्यूट. सो इट इज़ इंटेंजिबल स्किल. Management is an intangible skill. Next thing is that which is management is a group activity. ग्रुप एफर्ट यहाँ पर लगाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एफर्ट लगाए जाते हैं, कलेक्शन फोर्स अप्लाई होती है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, पर्सनस के द्वारा. इट ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड collection of actions up through persons rather than individual. That's why we can say management is a group effort. Next feature is that which is management is needed at all level. हर लेवल पर मैनेजमेंट अप्लाई होती है. कैसे होती है आइए डिस्कस करते हैं. इसमें टॉप लेवल होती है, मिडिल लेवल होती है, लोअर लेवल होती है. तो यहाँ पर हर लेवल पर मैनेजमेंट अप्लाई होता ही होता है. आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा, पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है मैनेजमेंट, और बिजनेस में अप्लाई होता है. कहीं भी चले जाइए यहाँ मैनेजमेंट अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल
हर जगह होते हैं। तो मैनेजमेंट गिव्स मोटिवेशन। नेक्स्ट फीचर इज दैट विच इज मैनेजमेंट is a social process. How? Let's discuss in which management is a social process because it involves interrelation of persons. Human and his behavior is the main subject in management field because the work of management are related directly to human actions and their behavior also involved in management. People play more pivotal role in running an organization rather than the force and fact. So that's why we can say management is a social process. Yes friends, I hope you understand. अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो वीडियो ज़रूर हम चाहेंगे कि आप लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट का फीचर, नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह अप्लाई होती है, यूनिवर्सल है। क्योंकि एजुकेशन में आप चले जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर जगह चले जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अप्लाई होता ही होता है और लेवल पर अप्लाई होता है। इसलिए हम मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। तो आशा करते हैं कि आपको फीचर जो हैं हमने डिस्कस करे हैं अभी वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वाई वी नीड ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स डिस्कस इन विच कहीं ना कहीं इन बिजनेस फील्ड मैनेजमेंट, चाहे स्मॉल स्केल पर बात करें चाहे बिग स्केल पर बात करें, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है एंड उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही होता है। क्योंकि मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का होता है एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है एवरी बिजनेस फील्ड के लिए, एवरी बिजनेस में अप्लाई होता है। सो इट इज़ इन द absence of means of production remain mainly the means of can never be the producer. So no organization can be successful for long time without effective management. अगर effective management नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी और आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही आप कर सकते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में मैनेज और ग्रो करा सकते हैं बिजनेस के लिए। अब क्यों ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंस है, अगर इसकी बात करें तो ये हमें अचीव कराने में मदद करता है प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। हाउ? लेट्स डिस्कस इन विच ईच ऑर्गेनाइजेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड विद सर्टेन एम। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सर्टेन एम्स होता है, उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज़ द ओनली मीडियम एंड पावर विच कैन हेल्प इन सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ दिस objectives or aims. So a manager with the help of his expertise and cleverness makes an assessment of the future event and make plan and create an organization which distribute work. जो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है वर्क मैनेजर के द्वारा, पावर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड ग्रांट करता है अथॉरिटी जो है वो, एंड डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट करा जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए एंड कंट्रोल करा जाता है, मोटिवेट करा जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स में, अचीव करे जाते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा जाए ये इंश्योर करा जाता है एंड कैसे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा जाए बिजनेस में, ये मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। सो मैनेजमेंट इज़ दैट पावर विच बाय एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड यहाँ पर लेबर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो इसलिए भी ज़रूरी होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन ऑफ, मैंने अभी बात करी लेबर की, तो लेबर ओनर रिलेशनशिप, ओनर और लेबर के रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एस्टेब्लिशमेंट होना, गुड रिलेशन होना ज़रूरी है। सो लेबर एंड कैपिटल आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन in which the owner invest capital and determine objectives which the labor try to transform these objectives into reality. So therefore we can say sweet relationship between the labor and owner is must there. So इसलिए क्योंकि हर चीज़ अल्टीमेट
वर्क कौन करता है? लेबर करती है ग्राउंड लेवल पर। तो लेबर के रिलेशन अच्छे होने ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। स्मूथ एंड हार्मोनियस मैनर में कैसे काम करा जाए, ये डिपेंड करता है उनके रिलेशन कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनको भी मेंटेन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है, मैंने आप समझ गए होंगे कि क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ इंश्योर करता है मैनेजमेंट स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस इन विच कीपिंग इन व्यू प्रॉफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये इंश्योर करना होता है स्मूथ मैनर में। बिज़नेस में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करना है, ये अगर मैनेजमेंट अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, वीक होगा, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे लार्ज लेवल पर, ह्यूज लेवल पर। तो ये भी कहीं ना कहीं बिग टास्क होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के माध्यम से ही हो पाता है। सो इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग प्रीफ्रेंस, इसलिए ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाता है जिसमें मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं और बिग लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है लार्ज स्केल पर इनके माध्यम से ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। सो टू परफॉर्म दीज फंक्शंस एफिशिएंटली एंड कंट्रोल कैसे करना है प्रॉपर मैनर में, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर कि मैनेजमेंट कैसा है। इसलिए मैनेजमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है बिजनेस में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ मेंटेनिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिफाइनिंग क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के लिए जो भी डिसीजंस जो भी उनके लिए बताए गए हैं, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनके द्वारा, वो उनके क्लियर होने चाहिए एंड डिसाइड करा हुआ होना चाहिए उनका वर्क क्या है, उनके लिए क्या वर्क दिया गया है एंड वेरियस पर्सन्स उनके राइट क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो उनको पता होना चाहिए। सो इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ टीम स्पिरिट एंड कीप द वर्क एटमोसफियर क्लीन एंड हेल्दी। इफ़ these things are clear and transparent, then definitely your organization can achieve success. Yes friends, I hope you understand. Next thing is that which is overcoming competition से आप ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट के माध्यम से आप ओवरकम कर सकते हैं कंपटीशन से। आप कंपटीटर्स हैं उनको आप कम्पीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एटमोसफियर होता ही होता है बिजनेस में। ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विच कैन मेक अवेलेबल टू इट्स कस्टमर्स इन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द चीपेस्ट प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब बेस्ट क्वालिटी हो और चीपेस्ट प्राइस में हो, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे आज के टाइम में। ओनली इन द एफिशिएंट एंड क्लेवर मैनेजर कैन मेक इट अ रियलिटी एंड save the reputation of organization. Yes friends, I hope you understand and enjoy this video. Next important thing is that which is ensure करता है मैनेजमेंट इंटीग्रेशन कैसे करना है चीप एंड चेंजिंग विद एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। बिजनेस जो है वो हमेशा उसकी सिचुएशन चेंज होती रहती है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वेरियस इंटरनल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट हैज़ to compromise with the outer atmosphere also. So कैसे इंश्योर करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है कस्टमर से एंड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कैसे हमें सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में मैनेज करनी है, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं बिजनेस में मैनेजमेंट पर ही। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। टाइम टू टाइम हमें चेंजेस तभी हम कर पाएंगे जब हम रिसर्च करेंगे एंड इन्वेस्टिगेट करेंगे, नई नई चीज़ों के बिहाफ पर, नई नई चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी हम कहीं ना कहीं चेंजेस कर पाएंगे, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कस्टमर की डिमांड क्या है। जब हम रिसर्च करेंगे तभी हो पाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ एम होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाए प्रॉफिट। किसी भी चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम ज़रूर होता है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट देयर शुड बी एम इज़ मस्ट एंड यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन का ये एम होता है, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर वो टाइमली
प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर, किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो मैनेज कर रहा है सारी एक्टिविटी के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद अगर नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है एंड बोथ, दोनों भी है। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस। मैंने पहले बताया मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई होता है। एंड मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हम। एंड मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, आई होप आप समझे होंगे कि मैनेजमेंट के नेचर क्या है। अब मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, इन विच प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। अब प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जो मैंने पहले बताया, बाय विच वी कैन डू वर्क सिस्टमेटिकली। व्हेन अ वर्क इज डन इन वेरियस स्टेजेस, देन वी से various stages from beginning to end is whole process. That's why we can say management is a process of any work. किसी भी वर्क को अगर करना है मैनेजमेंट के थ्रू तो प्रोसेस के माध्यम से ही उनको आपको गुजरना होगा। सो मैनेजमेंट इज़ अ मेथड ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर मतलब यहाँ पर पीपल, पर्सनल्स। So managers have to do many work in a systematic manner to attain the objectives of work of any institution, of any organization. So all these managerial work are called managerial process. So management is a distinct process of consisting of planning, organizing, staffing, directing, controlling. इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करके ही मैनेजमेंट सही से अप्लाई होता, मतलब मैनेजमेंट हो पाता है सही से। हर चीज़ों का मैनेजमेंट करना है तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो जिसके माध्यम से हम डिटरमाइन कर पाते हैं प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग, मतलब किस तरह से क्या मेथड अप्लाई हो रहा है, कौन सा वर्किंग मेथड अप्लाई हो रहा है मैनेजमेंट में। एंड गेटिंग ऑफ एसेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन से रिसोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ टू टेक कोऑपरेशन ऑफ अदर पर्सन्स फॉर कंप्लीटिंग द वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो ये डिपेंड करता है कि हम कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं एंड जो पर्सनल्स हैं वो कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ टू सुपरवाइज प्रॉपरली फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मैनर में, तभी हम अचीव कर पाएंगे किसी भी गोल्स के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ टू डिवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वर्क। यहाँ पर वर्क को डिवाइड करा जाता है तभी हम अचीव कर पाते हैं अपना एम। तो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के, अभी हम प्राइमरी सेकेंडरी जो फंक्शंस है वो हम काफ़ी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उनके 4 एलिमेंट होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये एलिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के। प्लानिंग में हम प्रेडिक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड एनालाइज करते हैं, एंड इसमें डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। एंटरप्राइज जो होता है वो डिटरमाइन करता है एंड डिसाइड करता है वेरियस पॉलिसीज़ जो होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करे जाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ क्या मेथड अप्लाई होगा वो भी डिसाइड करा जाता है, वर्किंग मेथड। एंड ड्राफ्ट तैयार करा जाता है, प्लान तैयार करा जाता है, प्रोग्राम बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रिपेयर करते हैं बजट के लिए, टाइम बजट, मनी एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं एंड फ्रेम करते हैं रूल्स रेगुलेशंस के लिए। सो टू मेक necessary decisions and prepare detailed draft of planning is first process is that which is planning is necessary for any work.
नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने अगर प्लानिंग कर लिया है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन मैनेजर प्रिपेयर द प्लानिंग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड टू एग्जीक्यूट दैट प्लानिंग। हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो होते हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, एंड यहाँ पर हम कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी अकम्पलिशमेंट, कैसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कैसे अकम्पलिश करे जाए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कैसे डिवाइड करे जाए सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सबऑर्डिनेशन मतलब सबऑर्डिनेट्स के लिए कैसे टास्क बांटा जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करना है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है। एंड कैसे असाइन करा जाए वर्क के लिए, वर्कर के लिए कैसे वर्क जो है वो असाइन करा जाए, कैसे दिया जाए वर्क। इसके साथ ही साथ सेलेक्ट द एबल पर्सन, जो पर्सन जिस काम करने की कैपेबिलिटी जिस पर्सन में है वो काम सिर्फ उसी पर्सन को यहाँ पर दिया जाएगा। एंड प्रोवाइड करा जाएगा इसेंशियल राइट्स फॉर द पर्सनल्स, एंड किस पर्सन के लिए कौन सी पोस्ट देनी है ये ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं। इसके साथ ही साथ हम कहीं ना डिटरमाइन करते हैं रिलेशनशिप के लिए पर्सन जो हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं, वेरियस पोस्ट पर ये हम आइडेंटिफाई करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट विच इज़ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, किस डायरेक्शन में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस डायरेक्शन में जाके काम कर रही है, किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ये हमें चेकआउट करना होता है जब हम काम कर रहे होते हैं। जब हम प्री डिटरमाइंड गोल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें चेकआउट करना ज़रूरी होता है। सो मैनेजर्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। मैनेजर्स गिव एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस टू हिज वर्कर्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सो डायरेक्शन इंक्लूड, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं डायरेक्शन में, जिसमें हम असाइन करते हैं वर्क के लिए, वर्कर के लिए जो हम असाइन कर देते हैं वर्क, उसको हम चेकआउट करना होता है। इसके साथ ही साथ हम बताते हैं किस मेथड में कौन सा वर्क करना है, एंड डिटरमाइन करते हैं टाइम फॉर वर्किंग, एज वेल एज हम डिटरमाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है सही से वर्कर तक, और ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। ये ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, इसको हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ बहुत बेसिक और फंडामेंटल थिंग है किसी भी वर्क करने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते सक्सेस। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस वर्क in an enterprise, in an organization, so there may be motivation is must, there is motivation is required. So for doing some work at same time, same place, so we need motivation. So when any worker have interested in work, then they can do in well manner and they can achieve, they can परफॉर्म वर्क इन गुड मैनर। एंड यहाँ पर मोटिवेशन में हमें इन्फॉर्म करना होता है वर्कर के लिए कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज़ जो है वो उनको पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, एंड डेवलप करनी होती है हमें फीलिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ के बीच में हमें इस तरह से फील कराना होता है कि वर्क को कैसे ऑपरेट करना है एंड कैसे कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है, ये हमें कहीं ना कहीं फील आउट कराना होता है। यहाँ पर लीडरशिप, जो लीडर होता है उसका मेन रोल रहता है। तो लीडर यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है वर्कर के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए। यहाँ पर ऑफ़र दिए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, पैकेजेस दिए जाते हैं, बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं वर्कर के लिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा, तभी वो मोटिवेट होगा। यहाँ पर पैकेजेस के बारे में बताया जाता है और इंसेंटिव्स के बारे में बताया जाता है, तभी वो मोटिवेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं किसी भी बिजनेस फील्ड में। ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मोटिवेशन डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अरेंज करा जाता है। यहाँ पर रिवार्ड के बारे में बात करी जाती है, तभी मोटिवेशन डेवलप होगा। एंड एफिशिएंट वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं पनिश तो नहीं फील कर रहे हैं। इनसफिशिएंट वर्कर की कंडीशन में कहीं ना कहीं वर्कर जो हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सफिशिएंट वर्कर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है अगर मोटिवेशन आपको डेवलप करना है तो। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपस में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। हारमोनियस एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है, वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं।
रिलेशन अच्छे होंगे आपस में ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज, सबॉर्डिनेट्स और जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनके रिलेशन अच्छे होंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज़, स्टार्टिंग से एंड तक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, यहाँ पर कंसल्टेशन होता है, ऑफिसर्स जो होते हैं एंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके ग्रुप डिस्कशंस होती हैं यहाँ पर, तभी कोऑर्डिनेशन बना, मतलब संभव तभी है कोऑर्डिनेशन होना। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज़ दैट विच इज़ कंट्रोलिंग के माध्यम से हम करंट में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हमने सेट करी है जो भी स्टैंडर्ड सेट करे हैं, वो हम उसके बिहाफ पर हम सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम चेकआउट करते हैं कंट्रोलिंग के माध्यम से। कलेक्ट करते हैं डेटा, इसमें एक्चुअल रिज़ल्ट जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं एक्चुअल रिज़ल्ट के लिए, एंड कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिज़ल्ट विद प्री डिटरमाइंड गोल से हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिज़ल्ट के लिए। और जहाँ पर अगर डेविएशन फाइंड अगर हम होता है कोई डेविएशन, तो हम उसको करेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं वेरिएशन के लिए। एंड रीज़न्स हम देखते हैं कि जो भी डिफरेंस है उसके पीछे रीज़न क्या रहे, जिसके माध्यम से हम रिमूव करते हैं वो रीज़न्स एंड डिटरमाइन करते हैं सर्टेन प्रोसेस के लिए कंट्रोलिंग के माध्यम से। तभी हम सही से सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं और सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं, अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाते हैं। जब हम चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे, जो भी हमने डेविएशन फाउंड करा है उसको करेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो टास्क है वो हम अचीव कर पाएंगे। तो अब अगर फंक्शन की बात करें, प्राइमरी फंक्शन की, तो यहाँ पर यही फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन। ये प्राइमरी फंक्शंस होती हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आप इनके बारे में तो समझे गए होंगे। प्राइमरी फंक्शन में प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी फंक्शन में, अब अगर सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी फंक्शन में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग के माध्यम से, क्या डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है अगर इसकी बात करें तो डिसीजन मेकिंग मतलब प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी होता है हमारे लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस प्राप्त करने के लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। हर जगह डिसीजन लिया जाता है, मैनेजर स्पेशली डिसीजन लेते हैं, एंड एवरीवेयर डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। प्राइमरी लेवल पर भी, सेकेंडरी लेवल पर भी डिसीजन तो लिया ही जाता है। हमने प्राइमरी लेवल पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इनकी बात करी, तो यहाँ पर भी डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन के माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। वॉट एवर अ मैनेजर डज, ही डज थ्रू डिसीजन। डिसीजन मेकिंग के माध्यम से ही मैनेजर कुछ भी कर पाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है डिसीजन मेकिंग के बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कम्युनिकेशन भी सेकेंडरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज इनोवेशन। इनोवेशन मतलब फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनोवेशन मीन्स टू फाइंड आउट न्यू टेक्निक, प्रोडक्शन की नई नई टेक्निक्स फाइंड करना, एंड मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन क्या हैं वो कहीं ना कहीं हम इनोवेशन के माध्यम से ही फाइंड आउट कर पाते हैं। सो देयर मे एग्जिस्ट इन द मॉडर्न एज, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन बहुत है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिश करा जाता है, इनोवेशन एस्टेब्लिश करा जाता है, एंड रिसर्च होती है वहाँ पर, एंड इनोवेशंस होते हैं। उसके माध्यम से हम डिमांड पता लगा पाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं उनको हम पता लगा पाते हैं, तभी हम बिजनेस फील्ड में हम सर्वाइव कर पाते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शंस हो गए: डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट थिंग इज विच इज रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के लिए। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एसोसिएशन एंड आउटसाइड वर्ल्ड की बात करें, तो हर जगह कहीं ना कोई रिप्रेजेंट करता ही करता है हर चीज़ के लिए। इसी तरह से बिज़नेस के लिए भी रिप्रेजेंट करता है। कौन?
मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं बिज़नेस जो है वो एनवायरनमेंट है बिज़नेस का वो चेंज होता रहता है। सबसे पहली बात यही लिमिटेशन है। एंड सोशल नीड्स जो हैं वो भी हमें पता नहीं लगा पाता है हर बिज़नेस में। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन लिमिटेशंस की हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। सो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता होना चाहिए डिटेल में ग्रेजुएशन लेवल पर। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग कहीं ना कहीं मीन्स डिसाइडिंग फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। सो प्लानिंग इज सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट इन द विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ विच इज़ बिलीव्ड नेसेसरी एंड नेसेसरी एक्शंस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर बिलीव करा जाता है, उनके बिहार पर हम प्रिपेयर करते हैं प्लान के लिए। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस, कहीं ना कहीं मेंटल प्रोसेस होती है। एंड प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। वी ऑल्सो से प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। बेस्ट अल्टरनेटिव को यहाँ पर सेलेक्ट करा जाता है, उसके बिहार पर हम प्लान करते हैं। सो प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? थिंकिंग प्रोसेस है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइड द vision which is based on fact and experience that is required for intelligent action. So that is the simple definition of planning. इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं। So अगर हम कंक्लूड करें प्लानिंग को, तो प्लानिंग इज़ अ continuous activity, intellectual activity which is based upon fact to decide, arrange or and coordinate the available and prospective physical and human factors in the best possible way to achieve predetermined goals. So that is the simple which is called planning. फीचर की बात करें तो प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है एंड प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। इसके साथ ही साथ प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट की। एंड प्लानिंग जो है वो हर जगह अप्लाई होती है, ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्लानिंग जो है वो सेलेक्टिव नेचर की होती है। यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग, नो डाउट वी ऑलवेज प्लान फॉर फ्यूचर, वी एंटिसिपेट फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम आगे देखते हैं, फ्यूचर को देख के चल रहे होते हैं प्लानिंग में। दैट्स व्हाई वी कैन से प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस क्यों है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ प्लानिंग डज नॉट एलिमिनेट फ्यूचर रिस्क। ये एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज और लिमिटेशन हो सकती है। प्लानिंग जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकती है रिस्क के लिए। फ्यूचर में जो रिस्क हैं वो उनको एलिमिनेट नहीं करा जा सकता एंड उनको फेस करना ही करना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है फोरकास्ट करने में। फ्यूचर के इवेंट को हम फोरकास्ट कर पाते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है कहने की सर्टेन रहता है, एक्टिविटी हमें पता होती है कि होने वाला है फ्यूचर में, वो हम कहने के डिसाइड करते हैं
प्रेजेंट में। फ्यूचर एक्टिविटीज़ को हम पहले से डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर के एक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फ्लो चार्ट। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक और है, वो है कि यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं। प्लानिंग गिव्स स्पेसिफिक डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं आउटलाइन ऑफ दिस एक्टिविटी इन वेल डिफाइंड ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप इज दैट विच इज़ टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कराती है प्लानिंग। एंड टू फोरकास्ट द रिस्क को भी कहीं ना कहीं फोरकास्ट तो कर ही सकते हैं हम, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो प्लानिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग द रिस्क विच में हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट विच इज़ टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के माध्यम से हम हेल्दी कंपटीशन मेंटेन कर पाते हैं एंड हेल्प कहीं ना कहीं हमें काफ़ी मिलती है कंपटीशन को फेस करने में। हम प्लानिंग के माध्यम से कंपटीशन ईजिली फेस कर सकते हैं। तो प्लानिंग के बारे में आई होप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग का कितना रोल रहता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। प्लानिंग के स्टेप क्या होते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्लानिंग की नीड होती है। एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग एंड डेवलप कर पाते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस के लिए। प्रेमिसेस क्या होता है, प्रेमिसेस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हो सकता है। प्लानिंग के माध्यम से हम डिटरमाइन कर पाते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए, एवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स के लिए एंड सेलेक्ट करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं एंड फॉर्मुलेट करते हैं डेरिवेटिव प्लान के लिए एंड एग्जीक्यूट करते हैं प्लान बाय बजटिंग। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली इन बिजनेस में। प्लानिंग इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है एंड प्लानिंग रिड्यूस करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। अनसर्टेनिटी जो मतलब भविष्य में होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमें पहले से पता होता है, तो रिड्यूस करता है वो सारी चीज़ें जो भी हमें डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं उनको रिड्यूस करता है प्लानिंग। प्लानिंग रास्ते खोलता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है वो हम कहीं ना कहीं प्लानिंग के माध्यम से कर पाते हैं। डिसाइड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्लानिंग के। तो अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करा था। तो अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग हर जगह अप्लाई होता है। मैंने ये भी पहले बताया था, मैनेजमेंट में स्पेशली हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में एवरी स्टेप नीड डिसीजन। हर जगह डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर न्यू बिजनेस और ओल्ड बिजनेस। डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी लेवल। सो प्रोडक्शन इज़ टू बी डन ऑन बिहाफ ऑफ डिसीजन एंड सेल इज़ इंक्रीज्ड बाय डिसीजन। अगर डिसीजन अच्छा है तो इफ़ेक्टिव है तो आप सेल जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन इज़ मेड, देन यू कैन अचीव योर गोल। So the process of decision making is very necessary in the management. A manager has to take a decision after decision from the beginning to the close of the day. Decision तो आपको लेने ही लेने हैं, चाहे कोई भी लेवल पर हो आप। With the help of decision you can got your target. What is management does is based on decision. मैनेजमेंट जो भी करता है वो डिसीजन पर ही बेस होता है वो सारी चीज़ें। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द ट्रूथनेस ऑफ डिसीजन। डेफिनेशन की बात करें, अगर हम आसान भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करें डिसीजन के लिए, तो डिसीजन इज़ द सिलेक्शन फ्रॉम अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट डिसीजन आर दोज डिसीजंस विच आर ऑलवेज मेड इन द कोर्स ऑफ वन ऑफ द ट्रू मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इनोवेशन, रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिसीजन लिए जाते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग इज़ द फोकल क्रिएटिव फिजिकल इवेंट वेयर नॉलेज, थॉट, फीलिंग, इमेजिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उनके भी यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं।
डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। एक, दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इन सिंपल वर्ड, इससे सिंपल भाषा में क्या ही डिफाइन कर सकता हूँ मैं। डिसीजन मेकिंग मतलब सेलेक्ट करना, बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना अमॉन्ग ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का नेचर क्या होता है, डिसीजन का नेचर क्या होता है, इसके बाद कहते हैं ईच डिसीजन अफेक्ट करता है इवेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, एनीवे, चाहे कोई भी टाइम, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं डिसीजन अफेक्ट करता ही करता है। जैसा डिसीजन होगा वैसा रिजल्ट आएगा। ये सिंपल सा मतलब एक थॉट है, कहावत है, कोट है। तो मैनी डिसीजन प्रोड्यूस न्यू डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन न्यू डिसीजन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर परमानेंट एंड ब्रॉड, ड्यू टू विच डिसीजन मेकर इज बाउंड विद द रिजल्ट इन हिज डिसीजन। Decision making need evaluation because first the best alternative is to be chosen after evaluating various alternatives, and second thing is that which is the result of a decision is evaluated and compared with expected result। यहाँ पर हम decision making कितना important होता है ये आप समझ रहे होंगे। तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें फ्रीडम इन्वॉल्व होती है। अगर आप फ्रीडम इंडिपेंडेंट अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। फाइनल चॉइस तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे अगर आप फ्रीडम हो, मतलब फ्री महसूस करेंगे और इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। तो आई होप समझ गए होंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। अब अगर बात करें अगर MBO की, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इन मैनेजमेंट में स्पेशली MBO की भी बात ज़रूर होगी। अगर MBO नहीं तो क्या ही फ़ायदा। MBO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। तो MBO क्या होता है, MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यूज़ करी जाती है इन बिजनेस, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर रिज़ल्ट को आगे रखा जाता है MBO में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो आपस में एक साथ आकर आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इन सिंपल भाषा में ये होता है MBO, जहाँ पर सेट करते हैं हम रिजल्ट के लिए दैट शुड बी अचीव्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, जो अचीव करे जाते हैं सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। एंड एसेस कर पाते हैं हम कंट्रीब्यूशन किसका कितना है इंडिविजुअल का, एंड इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल को विद द ऑर्गेनाइजेशन so as to accomplish organization objectives efficient and effective manner, that is called MBO। MBO प्रोग्राम जो होता है वो कंसिस्ट करता है म्यूचुअल गोल्स के लिए, जिसमें प्लानिंग होती है, प्लानिंग एंड फीडबैक इज़ मस्ट। यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मतलब उनके इंटरव्यू कराए जाते हैं। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं, सुपीरियर्स एंड जो हैं वो फीडबैक देते हैं सबऑर्डिनेट्स के लिए। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कशंस होते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी एम्फसाइज करा जाता है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, उनको लेकर डिस्कशन होता है MBO में। एंड MBO के माध्यम से स्पेसिफाई करा जाता है परफॉर्मेंस गोल्स के लिए, परफॉर्मेंस चेक करी जाती है बहुत पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, गाइड करा जाता है एंड फर्दर डेवलप कैसे करा जाए, मैनेजर में डेवलपमेंट कैसे करा जाए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं MBO में। MBO प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट करती है गोल्स, सेटिंग ऑफ गोल्स एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर सबऑर्डिनेट्स। सो दैट इज़ कॉल्ड MBO। MBO के फीचर की बात करें, अगर समझ गए होंगे कि MBO का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो MBO के अगर फीचर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये फोकस करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पर एंड गोल्स पर, जिसमें प्लानिंग होती है एंड परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन हो रहा होता है MBO में। तो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो है कि यहाँ पर रिजल्ट पर ज़्यादा एम्फसाइज करा जाता है रेदर देन पर्सनल ट्रेड, एंड फोकस करा जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर ऑन परफॉर्मेंस। टारगेट जो दिया गया है बॉस के द्वारा एंड सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, उन टारगेट को पर ज़्यादा फोकस करा जाता है।
तो ये कहना कि क्रिएट करता है इंटीग्रेटेड हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन की, कैलोब्रेशन की अमॉन्ग वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ यहाँ पर एम्फेसाइज करा जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं एमबीओ होता है। अगर हम बात करें अगर मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस होता है किसी भी मैनेजमेंट का। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं मैनेजमेंट के, अगर उसकी बात करें तो मैनेजमेंट में स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो उनकी बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है एंड किस तरह से डायरेक्टिंग हो रही है। एवरी एक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड विच इज़ अचीव्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन must strengthen and support the effort made toward achieving the goal of the organization। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये प्रिंसिपल्स तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये टॉपिक्स जो हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अथॉरिटी क्या होती है। लेट्स डिस्कस अथॉरिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अथॉरिटी जो है वो एक पावर होती है। अथॉरिटी इज़ अ पावर विच इज़ टू कमांड एम्प्लॉय। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को क्या कमांड देनी है वो अथॉरिटी जिसके पास होगी वो ही कमांड दे सकता है। जिसके पास पावर है वही तो अथॉरिटी, मतलब वही तो कमांड देगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाता है। कोई भी वर्क अगर किसी से कराना है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है। तो जिसके पास पावर होगी, जिसके पास अथॉरिटी होगी वही ये सारे काम करता है। एक लेवल होती है, एक पोजीशन होती है, एक पोस्ट होती है, उसके भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन और कमांड दिए जाते हैं। तो अथॉरिटी कहीं ना कहीं रास्ते खोलती है। The authority enable the employees to know certain fact, to enjoy the privileges position and to command respect and subordinates के लिए कहीं सारी चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पर। तो ये ओवरऑल अथॉरिटी होती है। अगर और आसान भाषा में बात करें अथॉरिटी के बारे में तो अथॉरिटी इज़ द लीगल और राइटफुल पावर, राइट टू कमांड और एक्ट, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी एक किसी का मतलब किसी के पास राइट जो जिसके माध्यम से वो डिसाइड कर सके कि किसको कौन सा काम किससे कराना है। ये कहीं ना कहीं जिसके पास अथॉरिटी होती है वही कर पाता है। सो अथॉरिटी कंसिस्ट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ द राइट टू डिसाइड एंड कमांड। अथॉरिटी इज द पावर टू एक्जेक्ट अदर्स टू टेक एक्शन कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए और आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि अथॉरिटी क्या होती है फीचर के माध्यम से। लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन विच इट इज़ लेजिटिमेट राइट टू कमांड एंड कंट्रोल सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स को कैसे कंट्रोल करना है ये जिसके पास अथॉरिटी होगी वो ही कर सकता है। सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना, किनको क्या कमांड देनी है, ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी के माध्यम से हो पाता है। सो अथॉरिटी इज लेजिटिमेट राइट। नेक्स्ट फीचर इज दैट विच इज अथॉरिटी हैज़ सोशल, legal, biological limit and authority is granted to achieve the cherished goal of the enterprise and authority के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड हैं वो दे पाते हैं। जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, स्पेशली वो सबऑर्डिनेट्स के लिए कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन से देता है। इन सिंपल ये होती है अथॉरिटी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अथॉरिटी इज़ द राइट टू डिसाइड, कमांड एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं अब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करती है अथॉरिटी से। कैसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं पावर की बात करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशंस की बात करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। तो यहाँ पर जो मान लीजिए मैनेजर है तो अगर वो कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो सबऑर्डिनेट्स
की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर। ऑब्लिगेशंस कहीं ना कहीं उसके पास आ गए हैं। किसी भी वर्क को अचीव करने के लिए, किसी वर्क को कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी दैट वन हैज़ टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन टास्क, फंक्शंस, असाइनमेंट। सो अ मैनेजर कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी। जो मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है, बांट सकता है अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए सबऑर्डिनेट्स में, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं करी जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बांट नहीं सकते हैं। ऑब्लिगेशन जो होती हैं वो हमें खुद ही करनी होती हैं, दूसरे को हम नहीं दे सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म असाइन्ड ड्यूटीज़ टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव। सो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी जाती है, जिसमें ड्यूटीज़ होती हैं इन्वॉल्व, किसी भी ह्यूमन बीइंग को असाइन करी जाती हैं। वो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है उस ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपवार्ड टू डाउनवार्ड, या सॉरी जूनियर टू सीनियर। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ फ्लो होती है, लोअर लेवल से अपर लेवल, जूनियर टू सीनियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवार्ड, हमेशा अपवार्ड, ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जूनियर से सीनियर। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है काम को करने की। मैनेजर जो होता है वो सिर्फ, उसके पास पावर होती है तो वो तो सिर्फ कमांड देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, अपनी पावर है, अथॉरिटी उसको मतलब बांट देगा। तो ये डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में। अथॉरिटी जो है वो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इट इज़ पर्सनल ऑब्लिगेशन, जो सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा फुलफिल करनी होती हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ पर्सनल ऑब्लिगेशन। अभी हमने डेलीगेशन की बात करी, डेलीगेशन एक वर्ड की बात करी थी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी से रिलेटेड होता है डेलीगेशन। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है डेलीगेशन। यहाँ पर जो ये डेलीगेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम शेयर कर पाते हैं टास्क के लिए विद इट्स करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो अथॉरिटी, जो मैनेजर है वो मान लीजिए सबऑर्डिनेट्स के लिए शेयर कर रहा है टास्क, तो ये डेलीगेशन प्रोसेस कहलाती है। इसलिए हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर इन ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल बात करें तो डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ फ्यू और ऑल ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, द कमांड, प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर, दूसरे लोगों को असाइन करना, वर्क देना, इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कुछ चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी है डेलीगेशन के बारे में, जिसमें ये आपको पता होना चाहिए। जब अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो डेलीगेशन आप नहीं कर सकते हैं। नो डेलीगेशन विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी विच ही हिमसेल्फ डज नॉट पोसेस और वॉट इज़ बेस्टेड टू हिम। नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ नो टोटल डेलीगेशन। आप कंप्लीट डेलीगेट नहीं कर सकते हैं अपनी जो किसी भी मैनेजर के पास अथॉरिटी है मान लीजिए, तो वो कंप्लीट डेलीगेशन नहीं कर सकता अपनी अथॉरिटी के लिए। कुछ फ्यू पावर बांट सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ में, सबऑर्डिनेट्स में। डेलीगेशन में भी जनरल और स्पेसिफिक, जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी होती है। डेलीगेशन इज स्पेसिफिक व्हेन कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाई। जब हमें पता होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तब हम डेलीगेट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बट जब हमें पता नहीं होता है तब हम वहाँ पर जनरल की बात कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको पता होना चाहिए। अब अगर बात करें डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, ये भी बहुत पॉपुलर है बिजनेस में। तो डिपार्टमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। एंड डिपार्टमेंटेशन की अगर मतलब कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात करें, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, इसकी बात करें तो डिपार्टमेंटेशन एक ऐसा कहीं ना कहीं ऐसी टर्म है जो बताती है, डिवाइड करती है बहुत सारे वर्क के लिए लार्ज स्केल पर यहाँ पर बात हो रही होती है, तब हम डिपार्टमेंटेशन का यूज़ करते हैं।
कहीं ना कहीं वर्क के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए डिवाइड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। फीचर की कुछ बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटेशन की। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है डिपार्टमेंटेशन जो डिवाइड करती है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, तब हम डिपार्टमेंटेशन की कंडीशन बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर डिपार्टमेंटेशन जो है वो ओवरऑल एक ऐसी प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं डिवाइड कर देती है। यहाँ पर ईच यूनिट को सेपरेट रखा जाता है। एंड मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये क्या है, मतलब हम फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स एक ही जगह ना रख के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं। जनरल डिपार्टमेंट होता है अलग एक, उसके अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में आते हैं। एंड सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केट रिसर्च मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, इस तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिवाइड करी जाती हैं डिपार्टमेंटेशन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके अंडर जनरल मैनेजर आता है। फिर फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, एंड सेल्स में मार्केट रिसर्च मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, ये चीज़ें आती हैं। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। अगर हम मल्टी लाइन की बात करें तो मल्टी लाइन या फिर लार्ज स्केल पर जो डिपार्टमेंटेशन करा जाता है तो वो कैसे करा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जनरल मैनेजर होता है एक, इसके अंडर मैनेजर सेल्स, मैनेजर प्रोडक्शन या फिर फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये आते हैं। और मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उनके अंडर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इस तरह से रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटेशन को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। हर फैक्ट्री में डिपार्टमेंटेशन का कहीं ना कहीं यूज़ होता है और इसी के बिहाफ पर हर फैक्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, केमिकल डिपार्टमेंट हो गया, और ये डिपेंड करता है फैक्ट्री पर, ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये ओवरऑल हमने बात करी डिपार्टमेंटेशन की। अब अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है हमें नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप के लिए अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच। अगर हम डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा मतलब फ्रेम है ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है अथॉरिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन वाई विच इट शो हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करनी है। ये कहने के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सारा क्या पैटर्न है एंड रिलेशनशिप क्या है अमॉन्ग वेरियस, किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी अपन बात करेगा कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या होता है। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में हम डिफरेंस आपको क्लियर कर देते हैं। तो थ्योरी एक्स क्या होती है, थ्योरी एक्स में बेसिकली जो पीपल होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, वो वर्क के लिए डिसलाइक करते हैं, ऐसी कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्योरी होती है। थ्योरी एक्स में पीपल जो होते हैं वो डिसलाइक करते हैं वर्क के लिए, सही से काम नहीं करते हैं, उन पर थोपा जाता है काम और उनसे कराया जाता है फोर्सफुली, तभी वो काम करते हैं मजबूरी में। तो ये ओवरऑल थ्योरी एक्स होती है। थ्योरी वाई की बात करें तो थ्योरी वाई में व्हेन वर्क इज एज अ नेचुरल एज प्ले इफ़ द सिचुएशन इज़ पॉजिटिव, इसमें कहीं ना कहीं वर्क को नेचुरल रखा जाता है, नेचुरल की तरह ट्रीट किया जाता है और पॉजिटिव लेकर पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं एम्प्लॉयज़। यहाँ पर लाइक करते हैं वर्क के लिए, लेकिन थ्योरी एक्स में लाइक नहीं करते हैं वर्क के लिए एम्प्लॉयज़, पीपल्स। तो ये थ्योरी एक्स में वाई में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि थ्योरी एक्स में जो पीपल होते हैं वो डू नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पीपल थ्योरी एक्स में, लेकिन थ्योरी वाई में जो पीपल होते हैं वो रेडी होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं एंड विदाउट फियर वो काम करते हैं थ्योरी वाई में। लेकिन थ्योरी एक्स में क्या होता है, पीपल आर नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड। जो पीपल होते हैं वो नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं थ्योरी एक्स में, लेकिन थ्योरी वाई में पीपल होते हैं वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं थ्योरी वाई में। लेकिन अगर थ्योरी एक्स की बात करें तो थ्योरी एक्स में वो लैक मतलब क्रिएटिवनेस उनमें लैक होती है, मतलब कमी होती है क्रिएटिवनेस की, एंड रेसिस्ट चेंज रहता है उनमें थ्योरी एक्स में। थ्योरी वाई में वो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, वाइडली स्प्रेड होते हैं, उनमें नॉलेज होती है और वो क्रिएटिव
नेस शो करते हैं थ्योरी वाई में। थ्योरी एक्स में क्या, थ्योरी एक्स क्या बताती है, थ्योरी एक्स बताती है कि यहाँ पर फोकस रहता है लोअर लेवल पर। लोअर लेवल मतलब जो वर्कर होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, उनको लेकर बात करी जाती है यहाँ पर। लेकिन थ्योरी वाई में जो मोटिवेशन होता है वो अकर होता है हायर ऑर्डर, हायर लेवल से एंड लोअर लेवल तक जो भी नीड्स होती हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करी जाती हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मोटिवेशन बरकरार रहता है थ्योरी वाई में, लेकिन थ्योरी एक्स में मोटिवेशन बरकरार नहीं रहता, ऐसा समझा जाता है थ्योरी एक्स में। अब थ्योरी एक्स में नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि पीपल मस्ट बी क्लोजली कंट्रोल्ड। क्लोजली कहने के कंट्रोल से क्लोज होते हैं थ्योरी एक्स में, लेकिन थ्योरी वाई में पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क इफ़ प्रॉपरली मोटिवेटेड। प्रॉपरली मोटिवेट करा जाए, वर्कर को मोटिवेट करा जाए तो थ्योरी एक्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन थ्योरी वाई में वो मोटिवेट नहीं रहते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट डिफरेंस ये है थ्योरी एक्स में कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यहाँ पर माना जाता है थ्योरी एक्स में, लेकिन थ्योरी वाई में डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को माना जाता है एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप को यहाँ पर रखा जाता है थ्योरी वाई में। तो ये ओवरऑल डिफरेंस होता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब ओवरऑल अगर हम बात करें अब कि मास्लो हायरार्की थ्योरी क्या है, आपने सुना होगा मास्लो हायरार्की थ्योरी, मैनेजमेंट में ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर है। तो मास्लो हायरार्की थ्योरी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फुलफिल जिसके हो रहे होते हैं तो वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है उसके बिहाफ पर। जैसे सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उसके बाद एस्टीम रिकॉग्निशन करना होता है, उसके बाद सोशल नीड्स को फुलफिल करना होता है, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करना होता है एंड फाइंड करना होता है लास्ट में साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप्स होता है, हायरार्की लेवल होती है, हायरार्की लेवल मास्लो की। तो समझ गए होंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एस्टीम रिकॉग्निशन क्या होता है, सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल, ये नीड जो हैं वो आपको अचीव करनी होती हैं। इसके बाद अगर बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप तो आपको पता ही है, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके माध्यम से किसी भी बिहेवियर को चेंज करा जा सकता है बाय विच एन इंडिविजुअल गाइड एंड डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। बिजनेस में जो कहीं ना कहीं लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, इन्फ्लुएंस करता है सबऑर्डिनेट्स के लिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुवर्ड अटेनिंग द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ओवरऑल लीडरशिप होता है। लास्ट टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे चेंज के बारे में। बिजनेस में चेंज होते रहते हैं, ये कॉमन बात है। तो एज वी नो दैट एज द चेंज इज़ नेसेसरी फॉर every organization, for every business, in especially in management, resistance to change is equally important and कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में रिवोक करा जाता है ओल्ड कस्टमर के द्वारा एंड टू परचेज न्यू प्रोडक्ट इन द कंपनी। ये कहीं ना कहीं हैबिट होती है कस्टमर्स की। सो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए। एज वी नो दैट रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे ओवरकम करना है तो आपको इसके जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जिसमें इंडिविजुअल सोर्सेज की बात करें तो इंडिविजुअल सोर्सेज में हैबिट क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, सिक्योरिटी एंड सोशल फैक्टर क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपके लिए। पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज में रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन करना है, ओवर डिटर्मिनेशन कैसे करना है, नैरो फोकस ऑफ चेंज, मतलब कैसे चेंजेस करने हैं एंड ये ध्यान रखना चाहिए हमें। जो भी हमें थ्रेट है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी थ्रेट होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करा आज। अगर बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। फ्रेंड्स ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।